विटामिन के तक हो गया ना कंप्लीट। तो के बाद में कौन सी विटामिन बची अपने फैट सोल्यूबल, कौन सी विटामिन बची? तो नेक्स्ट कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन। यस, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहले क्विकली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फैट सोल्यूबल के अंदर अपने विटामिन ए देखा है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी अपन कह सकते हैं चारों विटामिन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है और चारों से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसमें जो अपन ने पढ़ा है उससे बाहर जाने के चांस नहीं के बराबर है। विटामिन का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इससे अपना कवर हो जाएगा।
सोने का पहनते हैं ना, यस, उसी टाइप से उसके यहाँ अलग टाइप का निशान बन जाएगा। दूसरी बात, ये निशान दोनों साइड में सेम रहेगा, इसलिए अपन बोल देते हैं सिमेट्रिकल। जानते हो ना, एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मींस दोनों साइड में सेम, एसिमेट्रिकल का मींस होता है एक साइड में है पर दूसरी साइड में, जैसे विटिलिगो में बताया था आपको, एल्पिनिज्म और विटिलिगो पढ़ा था इंट्रोमेट्री में। तो विटिलिगो में क्या होता है, आपने देखा होगा किसी के व्हाइट व्हाइट धब्बे हो जाते हैं, ऑटोमेटिक डिजीज है ना विटिलिगो। तो विटिलिगो में देखना, आप अगर इस आंख के यहाँ दबाया तो उस दूसरे आंख के भी यहाँ पे दबा देखने को मिलेगा, यस। लेकिन दूसरा एग्जांपल है हेंसल डिजीज में, उसमें पढ़ा था आपने कौन सी में, सिंगल सेल डिजीज में, कि अगर बंदे के एक साइड में वेसिकल बनते हैं दूसरी साइड में नहीं, इपिस बोला था, सिंगल साइड में एसिमेट्रिकल, यस। तो दोनों साइड में तो सिमेट्रिकल, एक साइड में तो एसिमेट्रिकल। तो यहाँ केस लेने के लिए बंदा है, मेरे ड्रामेटाइटिस होता है और ये एरिया अफेक्टेड होता है। नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा, डेमेंशिया, याददाश्त चली जाएगी। क्या होता है डेमेंशिया, मेमोरी लॉस। और मोस्ट कॉमन डिमेंशिया कौन सा होता है, बुढ़ापे में जो होता है सेनाइल। सेनाइल का मींस क्या होता है, ओल्ड एज। ओल्ड जैसे जैसे कैटरेक्ट होता है तो उसको क्या बोल देते हो, सेनाइल कैटरेक्ट। अगर मेमोरी लॉस होती है बुढ़ापे में, उसको क्या बोल देते हो, सेनाइल डिमेंशिया। तो सेनाइल वर्ड आए तो मोस्ट कॉमन डिमेंशिया पूछा जाता है, सेनाइल डिमेंशिया होता है। बट इसमें सेनाइल नहीं होता, ये तो जिसमें अगर पहले पेलेग्रा हो तो पहले हो सकता है मेमोरी लॉस, यस। और डिमेंशिया अगेन और क्या वर्ड दे सकता हूं इसको, कौन सा ब्रेन डिसऑर्डर है, क्रोनिक या एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। अरे डेलीरियम और डिमेंशिया आता है ना, तो डिमेंशिया क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जिसमें मेमोरी लॉस होती है बट कॉन्शियसनेस अफेक्टेड नहीं होता। और ये दोनों का आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू ये आता है कि किस डिजीज में कॉन्शियसनेस अफेक्टेड होता है। ऑप्शन आते हैं डेलीरियम, डेल्यूजन और डिमेंशिया, ठीक है। तो डिमेंशिया में कभी भी कॉन्शियसनेस अफेक्टेड नहीं होता बट मेमोरी लॉस होती है। डेलीरियम में क्या होता है, कॉन्शियसनेस अफेक्टेड होता है बट मेमोरी लॉस नहीं होती, वो एक्यूट होता है, ये क्रोनिक होता है, ठीक है। साइकियाट्री में पढ़ा होगा आपने। तो इसमें डिमेंशिया देखने को मिलता है। और जीआई में क्या हो जाएगा, डायरिया। हाँ, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी डेथ हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तीनों में से किस कंडीशन की वजह से हो सकती है, डायरिया, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट से की डिफिशियंसी हो जाएगी। और आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, पोटेशियम अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया, भाई क्वेश्चन पक्का आएगा पोटेशियम का, देख लेना। इससे थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा है यानी मामला बढ़ सकता है, बताएगा ना आपको। तो इलेक्ट्रोलाइट्स अफेक्टेड होंगे, पोटेशियम अगर कम हो गया तो भी पेशेंट के डिस्टर्ब हो सकता है, ज्यादा हो गया तो भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए पेशेंट में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से क्या होती है, डेथ होती है। तो और डी आ जाएगा, उसका मींस क्या हो जाएगा, डेथ। अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो विटामिन बी3 की कमी से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। ये हो गया 4D। तो आपको याद रहेगा डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेथ, यस। और ये और डेथ का कारण और किसमें बनता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में, पढ़ते हो ना। अरे जो एडोलेसेंट गर्ल्स अपने आप को स्लिम बॉडी फिट अपने आप को दिखाना चाहती है, यस, उनमें क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो उनकी भी डेथ हो सकती है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। भाई वो बाहर से, इसमें तो थोड़ा ले रहा फिर भी बाहर आ रहा है, मामला उल्टा है। बट वो तो ले नहीं रही बाहर से, कुछ खाना खा नहीं रही, तो किसकी गड़बड़ किसकी हो जाएगी, पोटेशियम की, उधर सोडियम की। सोडियम भी तो बीपी को मेंटेन करता है, अरे नहीं करता क्या। तो बीपी अगर मेंटेन नहीं रही तो भी गड़बड़ है, अगर हार्ट की रिदम मेंटेन नहीं रही तो भी गड़बड़ है। तो पोटेशियम और सोडियम दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, अपने पेलेग्रा के लिए, ठीक है। इसके बाद में विटामिन बी5, पेंटोथोनिक एसिड। और इसकी मेन जो डिफिशियंसी होती है उसे बर्निंग फिट सिंड्रोम, क्या होता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा आपको डाउट हो जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर बी5 ऑप्शन में है तब तो आपको 100% यही करके आना, सुन लेना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बी5 ऑप्शन में नहीं मिलता, तो कौन सा कर सकते हैं, बी6। उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक दो बार हुआ ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो बर्निंग फिट सिंड्रोम मेनली होता है पेंटोथोनिक एसिड यानी विटामिन बी5 की कमी से। बट अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है तो ये भी इसका कोज हो सकता है, ठीक है भाई, क्लियर मामला। हाँ, तो बी5 को मेनली बर्निंग फिट सिंड्रोम में कंसीडर करना है, बट अगर नहीं ऑप्शन में तो छोड़ के भी नहीं आना, बी6 करके आना, क्योंकि फिर इसका आंसर ये जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विटामिन बी6 जिसको अपन क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन तो इसका ये आता है भाई, इसका आपको फंक्शन का पता होना चाहिए। तो देखो एक फंक्शन एक साथ बताता हूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ये कोएंजाइम का काम करती है, व्हाट इज कोएंजाइम, पता है ना। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म की बात आ रही थी तो वहां पे कोई वर्ड आया था, है ना। तो विटामिन जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है सभी लगभग कोएंजाइम का काम करती है, यानी किसी भी एंजाइम के साथ में जुड़ के उसकी एक्टिविटी को, अभिक्रिया को, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करती है। तो ये सभी करती है बी कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और सभी के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम का काम करती है। तो बी कॉम्प्लेक्स का सभी का एक काम तो आपको याद रखना है, डाइजेशन में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। तो इसका भी मेन काम तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या करती है, डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म करवाती है। इसके बाद में ये नर्वस सिस्टम में क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, यस। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये क्या सभी। हाँ, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में हेल्प करती है विटामिन बी6। आरबीसी के सिंथेसिस में भी क्या करती है, मैच्योरेशन और सिंथेसिस में क्या करती है, हेल्प करती है, यस। ये इसके हो गए मेन काम। तो अब अगर इसकी कमी की अपन बात करें तो इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, पहले एक चीज और देख लो, इसकी कमी देखने को मिलती है जिस पेशेंट की क्या चलती है, एटीटी। एटीटी में कौन सी चलेगी भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसका ये बनता है कि अगर किसी पेशेंट के एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी चल रही है और उसके अंदर कौन सी ड्रग चल रही है, आइसोनियाजाइड। और आइसोनियाजाइड की ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्या, पल्मोनरी टीबी। भाई सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, आइसोनियाजाइड, यस। तो जिस पेशेंट की आइसोनियाजाइड चलती है उस पेशेंट में डिफिशियंसी देखने को मिलती है किसकी, बी6 की, पायरिडोक्सिन की। अब थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, क्वेश्चन क्या उल्टा होता है कि अगर किसी पेशेंट के आईएनएच की टॉक्सिसिटी हो गई तो इसका एंटीडोट क्या देना आपको, क्या दोगे, विटामिन पायरिडोक्सिन या बी6, जो किस नाम से आती है, बेनाडोना के नाम से आती है, 40 mg बेनाडोना, यस। तो अगर कभी आपने देखा है डोज ट्रीटमेंट चलते हुए पेशेंट के, तो जिस पेशेंट की आईएनएच चलती है उसकी एक छोटी सी गोली देते हैं साथ में बेनाडोना करके 40 mg। वो बेनाडोना कौन सी होती है, दिस वन। और एक सीने तो हॉस्पिटल में विजिट किया होगा, किया ना, तो डोज थेरेपी भी देखी होगी,
तो अगर डोज थेरेपी देखिए चलते हुए पेशेंट के, तो एक साथ में टेबलेट भी देते हैं बेनाडोना करके, जैसे पैरासिटामोल में डोलो ज्यादा प्रसिद्ध है ना, उसी प्रकार से ब्रांड नेम है बेनाडोना। यस, तो ये उस पेशेंट के चलती है, वो क्या होती है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अगेन क्वेश्चन आता है, वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ऐसे आता है कि प्रेगनेंसी में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है उसमें एंटीमेटिक के रूप में कौन सी विटामिन को यूज किया जाता है, विटामिन B6 को, पायरिडॉक्सिन को, ठीक है ना। और वैसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, एंटीमेटिक, पूछते हैं ना मॉर्निंग सिकनेस में कौन सी एंटीमेटिक ड्रग ऑफ चॉइस या फर्स्ट लाइन होती है? कुछ को है आइडिया थोड़ा बहुत, उनको 100% नहीं, इसलिए वो दबे दबे आज बोल रहे हैं। अरे एमसीपी होगा या ऑनडेस्टेरोन होगा, दो ऑप्शन देती है, आप तो बोलो। एमसीपी मेटोक्लोप्रामाइड, यस। और अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रही है उसकी वजह से अगर वोमिटिंग हो रही है तो कौन सी होगी, ऑनडेस्टेरोन। कंफर्म किस किस को अपनी मान, देखो ये गड़बड़ होती है, जो चीज या तो कंफर्म होनी चाहिए, किस में देते हैं, पता तो है क्या भाई, क्वेश्चन तो आता मानो चाहे नहीं मानो, क्वेश्चन डायरेक्ट ये आएगा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस, ये ऐसे आ सकता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। दूसरा क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस्ड वोमिटिंग, ठीक है। तो ढंग से पढ़ना, किसका एमसीपी होता है, एमसीपी है मेटोक्लोप्रामाइड बोल रहा हूं मैं शॉर्ट में, और दूसरी ड्रग यूज करते हैं ऑनडेस्टेरोन, एमसेट वीसेट, रेगलान, सुना नाम, तो रेगलान आपकी एमसीपी होती है मेटोक्लोप्रामाइड, और एमसेट वीसेट कौन सी होती है, ऑनडेस्टेरोन होती है, ठीक है। बट साथ में इसमें विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन देते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच विटामिन यूज एज एंटीएमेटिक फॉर द मॉर्निंग सिकनेस, तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसके बाद में अपना आ गया विटामिन बी, एच का कोई ज्यादा रोल है नहीं, B9, इसको अपन बोलते हैं फोलिक एसिड, और इसका जो एमसीक्यू बनता है आपके, वो अगेन इसको फोलिक भी बोल सकते हैं भाई जी, ठीक है। इसका अगेन इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनता है, एक तो इसका रोल होता है आरबीसी सिंथेसिस में, आरबीसी सिंथेसिस और मैच्योरेशन और प्रोडक्शन। अब मेरे को बताओ अगर आरबीसी प्रॉपर नहीं बनेगी तो क्या हो सकता है पेशेंट के, एनीमिया। तो ये पूछा जाता है इसमें किस टाइप का एनीमिया होता है, क्या बोलेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक, मेगा यानी क्या होता है, बड़ा, तो आरबीसी की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी, मैक्रोसाइटिक, साइज क्या हो जाएगी आरबीसी की, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये आता है, इसके बाद में फोलिक एसिड की मेन जो फंक्शन होता है वो न्यूरल ट्यूब उसका फॉर्मेशन करता है। न्यूरल ट्यूब का क्या करता है, व्हाट इज न्यूरल ट्यूब सभी जानते हो, अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब के अंदर होता है, उस ट्यूब का क्या नाम होता है, न्यूरल ट्यूब, मेनिंजेस और न्यूरल ट्यूब बोल सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक ट्यूब पाई जाती है जिसको अपन न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन विटामिन B9 ही करती है। अगर B9 की कमी हो गई तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसका यही बना है, कोई नई चीज नहीं पूछी जाएगी और नहीं पूछी जाती है कि फोलिक एसिड की अगर कमी हो गई तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बाकी टाइप तो इसके पढ़ रखे होंगे आपने पीडीएम, पढ़िए ना, ठीक है। एनीमिया कौन सा होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है कि मेगालोब्लास्टिक की जगह नाम क्या दे सकता है, मैक्रोसाइटिक, यस, या माइक्रोसाइटिक भी दे सकता है, लेकिन वो किसमें देगा, अरे माइक्रोसाइटिक भी हो सकता है एनीमिया, किसमें, आयरन डिफिशियंसी में, उसमें आरबीसी पूरी बनेगी नहीं, पहले छोटी हो जाएगी। इसमें आरबीसी बनेगी लेकिन नॉर्मल से बड़ी बनेगी तो भी एबनॉर्मल है। अरे कोई नॉर्मल से ज्यादा बड़ा छोटा है तो भी नॉर्मल एबनॉर्मल है ना, कोई बहुत ज्यादा छोटा है ड्वार्फिज्म है तो भी एबनॉर्मल है। तो सेम केस होता है आरबीसी के साथ, बट ऐसा एनीमिया जिसमें क्या होती है आरबीसी नॉर्मोसाइटिक होती है, वो किसमें हो सकती है, अगर किसी पेशेंट की ब्लीडिंग हो गई तो क्या आरबीसी की साइज थोड़ी चेंज हो रही है, ब्लड कम हो रहा है, हो तो एनीमिया है बट क्या हो रहा है, नॉर्मल शेप साइज तो आरबीसी की। तो अगर किसी की ब्लीडिंग या हेमरेज की वजह से एनीमिया हो रहा है या मैं बोलूं हाइपोवोलेमिक हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसमें हमेशा होता है नॉर्मोसाइटिक, आरबीसी की साइज शेप नॉर्मल रहेगी, बस अमाउंट कम हो रहा है। बट अगर मेगालोब्लास्टिक है, दूसरा अगर पर्निसिस एनीमिया है, ये भी आगे देख लेंगे, दोनों में मैक्रोसाइटिक आरबीसी हो जाती है। तो अब आप बोलोगे कि यार पता था मेगालोब्लास्टिक था, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कोई वो नहीं। अगेन इंपोर्टेंट एमसीक्यू आता है, तो फिर अपन इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए क्या स्कीम करते हैं, अपन प्रेगनेंसी में पहले स्टार्ट कर देते हैं फोलिक एसिड, ताकि कम से कम बच्चा हो उसमें ये डिजीज या डिसऑर्डर तो नहीं हो। तो ये कंसेप्शन से पहले स्टार्ट किया था। अब अभी ऐसी पीजीआई में ये पूछा था कि भाई कंसेप्शन से पहले स्टार्ट तो करेंगे लेकिन कब करेंगे, व्हेन, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ, ठीक है, लगभग 1.5 महीने पहले स्टार्ट कर दिया जाता है क्या, फोलिक एसिड की टेबलेट। आया था ना ऐसी पीजीआई में, कहीं याद नहीं, अभी आया था जो एपीजी का पेपर हुआ था ना, उसमें ये पूछा था कि भाई अपन फोलिक एसिड स्टार्ट तो करते हैं, बट कब स्टार्ट करते हैं, क्या कंसीव होने के बाद में स्टार्ट करोगे, नहीं, क्योंकि आपको पता है एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, पता है ना, यानी जब बच्चा 8 सप्ताह का होता है तब तक उसके जितने ऑर्गन बनने वो बन जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में गड़बड़ हो सकती है, आप बाद में स्टार्ट करोगे तो न्यूरल ट्यूब बनेगी नहीं फिर। तो इसलिए बिफोर कंसेप्शन स्टार्ट करते हैं कितने टाइम पहले, 1.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली, उससे पहले क्या, डाटा थोड़ा चेंज हो रहा है, हाँ ठीक है, एक्यूरेट डाटा तो यही है, बाकी थोड़ा बहुत ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, साइज उसमें डेट का ऑप्शन है या तो 2 का था, ऐसा कुछ था उसमें, ठीक है ना। तो उसमें भाई 1.5 नहीं है तो 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस। फिर डोज पूछी जाती है, भाई फोलिक एसिड तो दोगे लेकिन कितना दोगे, एक्यूरेट तो ये होता है 400 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, या मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4 mg लिख सकता हूँ ना, यस। तो ये डोज होती है, ये पूछी जाती है, और ये आपका ड्यूरेशन पूछी जाती है, और इसकी कमी से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, इसकी कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट और क्या योगदान होता है B9 का, डीएनए फॉर्मेशन में, न्यूक्लिक एसिड बोल सकता हूं मैं एक शब्द में, बिकॉज डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। ये पढ़ा था ना सबसे, क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर अपन ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें बॉडी में तो मेनली मेजॉरिटी में क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए आ रहा है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो बहुत न्यूक्लिक एसिड, यस। तो डीएनए का फॉर्मेशन किससे होता है, विटामिन B9 से होता है। अब मेरे को बताओ बिना न्यूक्लिक एसिड के कोई सेल ग्रोथ कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो अगर किसी बंदे में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस, और इसलिए उसको केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, केंद्रक, यानी जो भी होता है उसके कंट्रोल में होता है। जैसे एक फादर होते हैं,
फैमिली में जितने भी बच्चे हैं सब उनके कंट्रोल में चल रहे हैं तो ठीक है, और जिस दिन कंट्रोल से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं कांड करके आ जाते हैं, होता है ना। फिर कांड करके आते हैं तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सेम होता है, अगर ये न्यूक्लिक एसिड इस न्यूक्लियस के कंट्रोल में सेल की ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तब तो सेल नॉर्मल है। बट जो इसका कंट्रोल हटेगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, जिसको अपन नाम कैंसर दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? ये तो होता है कैंसर में, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल मल्टीप्लिकेशन। एबनॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल हट गया वहां से, न्यूक्लियस का कंट्रोल हट गया। यस, तो अब देखो बताओ, अगर मैं इस न्यूक्लिक एसिड के बनने को ही रोक दूं यहाँ पे, तो क्या सेल की ग्रोथ होगी? नहीं होगी। इसलिए तो अपन मेथोट्रेक्सेट देते हैं, किसमें? मेथोट्रेक्सेट देते हैं किसमें? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ऑस्टियो सॉरी रूमेटिक आर्थराइटिस में। क्यों देते हैं वहां पे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी हो तो गई, इंप्लांट हो गया, बट जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ। अब वो बढ़ तो रहा है, दिन दुना रात चौगुना, भाई ग्रोथ हो रही है ना सेल की, लेकिन जहां होनी चाहिए वहां नहीं हो रही, तो अपन को उसको क्या करना है? टर्मिनेट करना है, या उस ग्रोथ को क्या करना है? रोकना है। तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए उस सेल की ग्रोथ रोकनी पड़ेगी, सेल की ग्रोथ रोकने के लिए आपको न्यूक्लिक एसिड की ग्रोथ रोकनी पड़ेगी, और इस न्यूक्लिक एसिड की ग्रोथ रोकने के लिए अपन उसको क्या देते हैं? मेथोट्रेक्सेट। ये मेथोट्रेक्सेट किसको रोक देता है? विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड को। अब फोलिक एसिड नहीं है तो वहां क्या नहीं बनेगा? न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, यानी वो सेल ग्रोथ नहीं करेगी। तो जहां इंप्लांट हुआ वहां पे वो प्रोडक्ट क्या नहीं करेगा? ग्रोथ नहीं करेगा। ये तो अपन चाहते हैं भाई, जहां जगह नहीं वहां पे ग्रोथ कौन करवाना चाहता है? फिर तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसीलिए मेथोट्रेक्सेट किस में देते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में या रूमेटिक आर्थराइटिस में। क्या होता है? जो एबनॉर्मल सेल्स है जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहे थे, उनको रोकना होता है। तो फिर अगेन क्वेश्चन आता है कि मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या होता है? फोलिक एसिड। इसलिए होता है, पता होना चाहिए आपको, रटोगे तो काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस आपको अगर पता है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपन क्या देते हैं? फोलिक एसिड देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा हो गया नॉर्मल सेल को भी नहीं बनने देता। लास्ट आता है विटामिन साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन यानी इसमें एक तो कोबाल्ट पाया जाता है, पहला एमसीक्यू ये आता है आपके कि कोबाल्ट एक प्रकार का एलिमेंट, मिनरल एलिमेंट है, जो किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसकी मेनली कमी देखने को मिलती है वेगन में। ये वेगन यानी जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, कि वेजिटेबल्स यानी प्लांट सोर्स के अलावा कुछ भी नहीं लेना, जैसे बढ़िया होते हैं, कई होते हैं ना, अरे वो गाय भैंस का दूध भी नहीं खाते, क्योंकि दूध तो फिर एनिमल प्रोडक्ट हो गया ना, नहीं हुआ क्या? चलो आप तो सिद्ध कर लेते हो बात की, चलो अंडा नहीं खाएंगे, बट दूध मिल्क है तो वो भी तो किससे बन रहा है? एनिमल से, प्लांट से तो नहीं बन रहा है। हाँ, तो गड़बड़ है। तो अपन किसमें आते हैं? अपन चलता है जो अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन, ठीक है। वह दूध भी पी लेते हैं तो वो भी एनिमल, लेकिन अपन को उसे मिल जाती है विटामिन B12। बट जो बिल्कुल वेगन होते हैं, यानी कुछ भी ऐसा नहीं खाते, जो एनिमल से आता है, तो उनमें स्पेशली डिफिशियंसी देखने को मिलती है इसकी। तो एक तो सीधा ये एमसीक्यू आता है कि प्योर वेगन जो डाइट डाइट हैबिट वाले बंदे हैं, उनमें किसकी कमी होगी? मेनली विटामिन B12 की। कोबाल्ट पाया जाता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है? पर्निसिस। पर्निसिस एनीमिया देखने को, अगर वहां ऑप्शन में पर्निसिस नहीं मिले तो एडिसन एनीमिया। क्या होता है इसका दूसरा नाम? एडिसन एनीमिया। देन यहाँ पे पूछा जाता है भाई चलो एनीमिया तो हो गया, इसके लिए टेस्ट कौन सा करेंगे? सीलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? फिर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में आ जाएगा सीलिंग टेस्ट, पूछा जाएगा सैंपल कहां से लोगे? किसका लोगे? यूरिन का सैंपल लेते हैं। किसका सैंपल लेते हैं? वो भी 24 आवर्स का। यस। फिर पूछा जाता है कि सीलिंग टेस्ट में होता है विटामिन B12 का पता चलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का पता चलता है। तो किसका पता चलता है? इंट्रिंसिक फैक्टर का। कभी भी ये मत करके आ जाना, अपन तो ये सोचते हैं इसकी कमी से हो रही है तो इसके लिए करते होंगे, नहीं, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर का पता लगाते हैं भाई, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पेशेंट को बाहर से खूब सारी क्या दिया जाता है? कोबाल्ट और साइनोकोबालामिन दी जाती है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर है तो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। अब फिर कोबाल्ट कहां निकलेगा? यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, यानी ब्लड में गया तभी तो यूरिन से निकला। इसके अलावा भी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। निकल सकता है? फिस्टुला, व्हाट इज फिस्टुला? निकल सकता है इन केस ऑफ फिस्टुला। एब्नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, फिस्टुला ये तो होता है ना। तो नॉर्मल तो स्टूल के थ्रू तो ये निकलेगा भाई, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो स्टूल के साथ निकलेगा। लेकिन अगर किसी बंदे के फिस्टुला है, वेसिको वो कौन सा बोलोगे? एनो, नहीं वेसिको एनो ब्लेड हो गया ना, हाँ, तो एनल और ब्लेड का फिस्टुला हो जाएगा, तो उस केस में यूरिन के थ्रू भी क्या निकल सकता है? कोबाल्ट निकल सकता है भाई, वो एक अलग है, बट नॉर्मल नहीं निकलता। तो अगर कोबाल्ट यूरिन में आता है यानी उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है। यस, अगर ये कोबाल्ट यूरिन में नहीं आएगा, इसका मींस उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है। यस, तो ये होता है सीलिंग टेस्ट। तो 24 आवर्स का यूरिन लेते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको क्या आना है? इंट्रिंसिक फैक्टर का पता लगाते हैं मेनली, नहीं कि विटामिन B12 का पता लगाते हैं। और देन आफ्टर अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से सीक्रेट होता है? कौन से सेल? पेराइटल सेल ऑफ द स्टोमक, पेराइटल सेल ऑफ द स्टोमक, ठीक है। एचआईवी हिप बोन होती है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेटेड फ्रॉम द पेराइटल सेल। यस, वो बच गया अपने आप ही। पेप्सिन नोजन किस कहां से होगा? चिप सेल से, ठीक है। क्योंकि सामने जब दोनों ऑप्शन आते हैं ना भाई, चलो ऑप्शन आ जाते हैं, दोनों में से कौन सा हो सकता है? गड़बड़ हो सकती है कभी भी, लेकिन ऐसे पढ़ो कि 100 या तो 100% याद होना चाहिए, तब तो हाथ डाले उसमें अपन। यस, वरना तो नेगेटिव जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो आपका 100% सही है भाई एचआईवी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर बोथ आर सीक्रेटेड फ्रॉम द पेराइटल सेल। अब बच गया वो अपने आप ही हो गया, ठीक है। हाँ, ये तो इसमें याद आपको। हाँ, और इसका अवशोषण कहां पे होता है? ये इंपॉर्टेंट अगेन, अब जो कहां होगे? टर्मिनल इलियम में। देखो आ सकता है, अभी आयरन का आया था एसीपीजी में, थोड़ा बहुत याद होगा। आयरन का अवशोषण कहां पे होता है? ड्यूरेनम में। और ये किसमें आता है? एसीपीजी में भी क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है नो सेट में आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं होगी अपने लिए, आ सकता है यहाँ से आते हैं। तो टर्मिनल इलियम में किसका अवशोषण होता है? विटामिन B12 का, ठीक है। तो ये हो गई इसकी अपनी बेसिक बातें विटामिन B12 की। अब लिख लो भाई वन करके, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें और रहेगी आपके, वो यहाँ और बता देंगे आपको। जो क्रीम है वो मैंने बता दी है, बाकी तो आती रहेगी, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात साहब? दूध से क्रीम निकालते हो ना, मैं तो वही है, बाकी तो जो क्रीम क्रीम जहाँ से एमसीक्यू आते हैं बनते हैं वो बता दिया, बाकी तो लिख लो आप, एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी आपको, ये लिख लो। थायमिन का दूसरा नाम भी होता है एनुइन, पता था क्या कभी? नहीं पता होगा, लेकिन आ सकता है, ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले भी
हाँ रजनी, आयरन और फोलिक एसिड की बात करें अपन, अरे भाई उधर कमेंट करके बोला, मेरे बोले तो आयरन और फोलिक एसिड की बात करें तो देखो आयरन प्लस फोलिक एसिड की बात करें तो सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं बेस्ट, ठीक है। अगर केवल फोलिक एसिड की बात करें तो कहां करेंगे, बिफोर कंसेप्शन, ठीक है। हाँ बिल्कुल एक्सप्रेसिव लिखा है, देखो वो भी जवाब तो दे रहे हैं भाई, ये लिख लो भाई। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार आप एक तो इसको अपन क्या बोलते हैं, राइट साइड दीजिए आगे का, बस इसको डालो एक तो ब्रैकेट में, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाला कोई काम का उतना है नहीं, इसको ब्रैकेट में डाल लेना, मतलब अगर पढ़ो ना तो इस चीज को पढ़ना, बाकी तो आप जल्दीबाजी के हिसाब से स्किप भी कर सकते हो। यस, दूध में ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जिसकी वजह से नींद आती है, चलो याद आ गया तो पूछ लेता हूँ, क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन तो उसका परक्यूर होता है, यस, यानी ट्रिप्टोफैन से वो बनता है, बट वो क्या बनता है, अरे नींद तो आती है, इस बात का तो पता है ना। अरे बाबा रामदेव भी तो ये कहते हैं कि शाम को सोते टाइम एक गिलास लेके सोगे तो अच्छे से नींद आएगी आपको, नहीं कहते क्या, कहते हैं, हैं? और एक इसमें नहीं, इससे पहले वाले बैच में कोई स्टूडेंट उसने पूछा भी था, कुछ थोड़ी एंजाइटी ज्यादा थी तो मैंने ये बोला भाई शाम को है ना दूध लेके सोएगा थोड़ा सा, है उस पर नहीं, ये तो नॉर्मल सबको पता होता है ना घर में यार, जो अपने दादाजी दादी जो भी वो भी बताते हैं, शाम को भाई दूध या दही खा के सोते हो तो नींद अच्छी आती है। अरे आज मान लेना अगर इसमें तो क्या जा रहा है, ठीक है भाई। हाँ तो उसमें फैक्टर होते हैं, ट्रिप्टोफैन उसका परक्यूर से क्या होता है, मेलाटोनिन, यस, उसकी वजह से क्या होता है, वो स्लीप इंड्यूस होता है, स्लीप इंड्यूसर होता है, ठीक है। आगे देख लेंगे और अपन, कोई बात नहीं, याद आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उस टाइम याद आए या नहीं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, मेमोरी तो है। हाँ तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें याद आता है उस टाइम में बता देता हूं एक बार, ठीक है भाई, उस टाइम हो सकता है याद आए या नहीं आए, ठीक है। ये कोएंजाइम तो सभी के लिए याद रखना लगभग अपने को, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करती है, एज ए कोएंजाइम। लिख लिया तो बता दो एक बार, आगे बढ़े, अभी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई है, मिनरल्स भी बाकी है अभी, जहां से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और वैसे फंडामेंटल में हमने पढ़ा थोड़ी आपको मिनरल्स, पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े, चलो अपन डिटेल से उसमें देख लेंगे न्यूट्रिशन में। बाकी फंडामेंटल भी सारा क्लास में तो मैं ही देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसमें कितने टॉपिक अपन कवर कर पाते हैं, उतने डिटेल से तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे पूरे को। मेन सब्जेक्ट नोट शीट में वही हो जाता है, एमएसएन और फंडामेंटल, बाकी तो थोड़ा बहुत पोर्शन कभी किसका चलता रहता है, लेकिन वो तो ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल है, ठीक है। हाँ लिख लिया भाई। हाँ तो इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट वाली ये है जिसको आप ब्रैकेट में डाल लेना, चाहे बाकी पढ़ो या नहीं पढ़ो आपकी मर्जी, लेकिन इसको छोड़ोगे तो काम खराब कभी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से बाकी नाम तो सबको याद है ना, थायमिन किसका नाम होता है, वरना बोलेंगे ये नहीं बताता इंपॉर्टेंट है नहीं, थायमिन नाम विटामिन बी1 का होता है, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है भाई। सेकंड, होल ग्रेन में ये पाई जाती है, देखो अनपॉलिश लिख दिया इसलिए, पॉलिश वाले राइस में ये नहीं पाई जाती, व्हीट में ये पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, बनाना में पाई जाती है, राइस में 2 से 3 mg पर 100 ग्राम पाई जाती है, व्हीट में 1.5 से 2.5 mg 100 ग्राम पाई जाती है, और ड्राइड यीस्ट में भी पाई जाती है 3 to 6 mg पर 100 ग्राम, ठीक है। ये लिख लो इसके सोर्स, सोर्स में इंपॉर्टेंट रह जाएगी आपकी एक तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सोर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाकी सोर्स नहीं पूछे जाते, ठीक है। और कल मॉडल पेपर भी है, पता है ना। हाँ तो अच्छे से जो पढ़ा है बस उसी का रिवीजन अगर टाइम मिले तो कर सकते हो आराम से, बट आपको टॉपिक का तो जरूर पता चलेगा कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आपके बनते हैं, टॉपिक लगभग मेरे यूनिक रहते हैं, जो पिछला मॉडल पेपर आपने दिया है तो वैसे भी आइडिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपकी थोड़ी पकड़ मजबूत कम है उस पर, भाई पता चल गया टॉपिक पिछली बार आया था वो इस बार आ रहा, गलत नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो टॉपिक को अच्छे से थोड़ा कवर करना आप, ठीक है भाई। और ये किसमें अवॉइड करेंगे, सीलियक डिजीज में, पता है सबको। हाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं रिपीट करने के पर्पस से यहाँ बोल रहा हूँ, पढ़ा हुआ है बताया हुआ है और पढ़ लोगे आप, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो ब्रो याद रखना है, यस वी आर और अवॉइड इन सीलियक डिजीज, और आर का मींस राइस मत करके आ जाना, गड़बड़ हो जाएगा मामला पूरा, ठीक है। फिर भी एक दो तो कर ही देंगे पक्की बात है। हाँ भाई आरडीए कितना होता है इसका, 0.5 mg पर 1000 किलो कैलोरी, अगर किसी बंदे की डाइट में 1000 किलो कैलोरी है, कैलोरी अमाउंट, तो उसको 0.5 mg क्या होना चाहिए उसमें, विटामिन बी1 या थायमिन होना चाहिए। प्रेगनेंसी में 2 mg पर डे, चिल्ड्रंस में 1 to 1.5 mg पर डे, और बात करें लैक्टेशन प्रेगनेंसी दोनों में सेम होता है, ठीक है। डिफिशियंसी आ गई, अब स्टारवेशन से कमी हो सकती है, न्यूट्रिशन से, मॉर्निंग सिकनेस और एल्कोहलिज्म, तीन कंडीशन बताई थी मेनली। एल्कोहलिक जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट उसमें थायमिन की कमी होती है, इसलिए उनको थायमिन की गोली भी चलती है। चलो आपने तो नहीं देखा, मैं न्यूरो में पोस्टेड था इसलिए वहां देखा पेशेंट आते थे, भाई ये भी न्यूरो में आएंगे ना, ठीक है, नर्वस सिस्टम की तो डिजीज हो रही है, रिंकल सेंसिटिविटी जो भी बोल रहे हो तो न्यूरो में आएगा पेशेंट, तो उस पेशेंट को फिर क्या स्टार्ट कर देते हैं, थायमिन की टेबलेट, तो अपने को पता होना चाहिए क्यों दे रहे हैं उसको, क्योंकि क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है तो थायमिन की कमी से उसमें ये सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है। स्टारवेशन की वजह से हो सकता है और मॉर्निंग सिकनेस की वजह से होता है, इसमें कोर्सकॉफ सिंड्रोम बोल देंगे और इसमें रिंकल सेंसिटिविटी बोल देंगे, रिंकल्स है, क्या बोलते हो दोबारा बोलना एक बार, वर्निक्स, ओके, यानी साइलेंट आता है क्या कुछ, अच्छा डब्ल्यू को वर्ब भी तो बोलते हैं ना, बात सही है, समझ में आ रही है मेरे भी है, और मैं डब्ल्यू को साइलेंट मान के उच्चारण कर रहा हूं यहाँ, बस ये तो फर्क हुआ, समझ गए ना। हाँ तो देखो भाई सीधी सी बात है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हम तो खुद अपने हिसाब से आप निकालते हैं, फिर उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है वी डोंट नो, यस, तो जो आपको अगर जिनको पता है तो बेस्ट वो, जैसे डिस्ने होता है
मैं उसको डिस्प्ले याद करता था पहले, अब भाई अपन तो अपने हिसाब से निकालेंगे ना यार, लेकिन वर्ड तो वही होता है, ठीक है। तो हाँ, जिसका प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट है तो यू कैन चूज दिस वन, ठीक है, बट हम तो हमारे हिसाब से जो सीखा वो बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि खुद के बनाए प्रोनाउंसिएशन होते हैं, और ज्यादातर आप में से हिंदी मीडियम के होंगे मेरे ख्याल से, तो नहीं भाई, हाँ इंग्लिश वाले तो बहुत कम होंगे ना। तो अपन तो मार्क्स साहब किताब पढ़ना सिखाते थे, फिर अपने हिसाब से नई स्पेलिंग आ गई तो तुरंत उसकी प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से कुछ भी हो, ठीक है ना। हाँ, ये 3 कंडीशन होती है इसमें, जिसमें इसकी डिफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राइस वॉशिंग करने से या वॉशिंग के बजाय आप बॉइलिंग और भी बेटर लिख सकते हो, बॉइलिंग लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना, बॉइलिंग या कुकिंग लिख लो, राइस कुकिंग, थोड़ा बहुत होने से हो जाएगा, नहीं उसको कुक करने से या बॉईल करने से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो राइस कुकिंग और बॉइलिंग, वैसे कुकिंग आगे लिखा हुआ भी है, कोई बात नहीं, ये लिख लो, इन 4 कंडीशन में इसकी कमी हो जाती है, लिख लिया भाई। अपने आप पंखा खींच रहा है मेरे को यार इस साइड में, लिख लिया ना, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा ऐड कर लो यहाँ पे, हालांकि आगे पढ़ लेंगे अपन, ब्रैकेट में डालो चाहे। पहले का आल्सो नाउन एज मैज ईटर डिसऑर्डर, और मक्का में किसकी कमी होती है वो भी लिख लो, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन की डिफिशिएंसी होती है। ट्रिप्टोफैन की डिफिशिएंसी किसमें होती है, मेज में, इसलिए ट्रिप्टोफैन से बनता है नियासिन, और नियासिन की कमी हो जाएगी तो अपन बोलेंगे पेलेग्रा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ लिख लो, आगे आ जाएगा वैसे, कोई बात नहीं, फिर लिख लो, लिख लो, ट्रिप्टोफैन लिख लो, डिफिशिएंसी ट्रिप्टोफैन की। लिख लिया, और चलो आगे बढ़, तो ये पूछ लेता स्टारवेशन में किसका यूज करेंगे भाई अपन, अगर पेशेंट स्टारवेशन है, भूख हड़ताल पे बैठा है, तो न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, किसका यूज कर रहा हो, कार्बोहाइड्रेट का, फेट का या प्रोटीन का, फेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एथलेटिक्स में कोई दौड़ लगा रहा है, मैराथन दौड़ कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, फेट का, और फेट बॉडी में किस रूप में स्टोर होती है, ट्राइग्लिसराइड के, जो अनलिमिटेड सोर्स होता है, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और यहाँ एसिड बेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात का भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं यहाँ पे एसिड बेस में भी इसका एमसीक्यू आता है, ठीक है, ये लिख लिया आपने। चलो नेक्स्ट, ड्राई वेरी वेरी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है मेनली, पोलिनेराइटिस होता है, नमनेस होता है, अटेक्सिया, और अटेक्सिया यानी लूज मसल कंट्रोल, जैसे अपना भी जो भी बॉडी का मोशन है, मूवमेंट है, वो कंट्रोल में होता है, अपन पैर यहाँ रखना चाहते हैं, पैर वहीं रखते हैं, वो क्या अपना कंट्रोल मसल कोऑर्डिनेशन, यस। बट अगर जिस पेशेंट की क्या होता है, टाइमिंग की कमी होती है, उसमें क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन एब्नॉर्मल हो जाता है, यानी जहाँ पे पैर रखना चाहता है वहाँ पे पैर नहीं रख पाता। मेनली आपने देखा होगा एल्कोहलिक पेशेंट को, है पैर कहाँ रखना चाहता है, कहाँ रख देता है, होता है ना, बोलना क्या चाहता है और बोल क्या देता है, तो वो मैं किसकी वजह से होता है, सेरेब्रम अफेक्ट हो रही है, क्या अफेक्ट होता है, अरे उसमें क्या अफेक्ट होता है, सेरेब्रम। तो सेम थायमिन की कमी से भी कौन सा ब्रेन का पार्ट अफेक्टेड होता है, सेरेब्रम, और इसी की वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, अटेक्सिया, बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं सेरेब्रम, ये अफेक्ट होने की वजह से अटेक्सिया। और चलो एक ड्रग का साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट पूछा जाता है, तो बताओ अटेक्सिया कौन सी ड्रग का एडवर्स या साइड इफेक्ट होता है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, फिंटोइन का होता है ना, अटेक्सिया और निस्टगिस्मस, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, क्या बोलते हो, निस्टगिस्मस बोलते हो ना, तो बोथ आर सीन इन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फिंटोइन, आगे बता देंगे आपको, ठीक हो रहेगा, तो ये लिख लो। तो अटेक्सिया लूज मसल कंट्रोल हो जाता है। नमनेस का मैं जानते हो, सुनापन, कभी कभी क्या होता है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठते हैं उसी पे चेयर पे, तो थोड़ी देर बाद वो पैर क्या हो जाता है, सुना, वो होता है नमनेस, यस। तो वो तो नर्व और ब्लड वेसल्स कंप्रेस होने की वजह से होता है, बट इस पेशेंट में इसकी कमी से हो सकता है, तो वो क्या होता है, नमनेस। वेट वेरी वेरी अफेक्ट मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें एडिमा देखने को मिलती है, कार्डियोमिगेली हो जाता है, हार्ट इनलार्ज हो जाता है, और इसी के साथ में पाल्पिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, किसका साइन है, या सिम्टम, वेरी साइन है सिम्टम, पाल्पिटेशन इज सिम्टम है, हाइपोथायरॉइडिज्म, और जी बोला था आपने, क्या बोला, हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है, ठीक है। किसमें होता है, पेशेंट क्या बोलता है डॉक्टर को आके कि डॉक्टर साहब मेरे को लग रहा है मेरा दिल बाहर आ रहा है, धक धक बाहर आवाज आ रही है, वो क्या होता है, पाल्पिटेशन, ठीक है ना, नहीं कंप्लेन करता है, जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट होता है उसमें होता है पाल्पिटेशन। व्हाट इज पाल्पिटेशन, जब बाहर अपने हार्ट की आवाज बाहर सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है, और उस पेशेंट को वास्तव में होती है, बहुत अंदर से आवाज आती है धक धक की, तो उसको ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर, तो बाहर तक आवाज सुनाई देती है, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन, यस वही होता है पाल्पिटेशन। तो पाल्पिटेशन देखने को मिलता है स्पेशली हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट में, ठीक है, यानी सीवियर टेकिकार्डिया भी होता है साथ में, और यही तो उसके लिए सबसे खतरनाक रिस्क पॉइंट होते हैं, एक तो पाल्पिटेशन और टेकिकार्डिया होता है, साथ में हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, ये तो बहुत रिस्क जिसकी वजह से डिसरिथमिया में जाता है पेशेंट हाइपरथायरॉइडिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, और इसकी ड्रग क्या है, और ब्रीथलेसनेस, बताया तो था आपको, पेपर में आया था कोई वर्ड हाइपरथायरॉइडिज्म का, पाल्पिटेशन के ड्रग चॉइस, टेकिकार्डिया की क्या करके होगे, बताया था ना, टेकिकार्डिया की साइनस टेकिकार्डिया की पूछ रहा हूँ, लिडोकेन या बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल, बताया था, तो वो बीटा ब्लॉकर इसकी क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बीटा ब्लॉकर, यस। हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट में पाल्पिटेशन के साथ में टेकिकार्डिया होता है, हार्ट रेट फास्ट भी होती है और बाहर से भी धक धक की आवाज सुनाई देती है, तो उस पेशेंट की ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है बीटा ब्लॉकर, और साइनस टेकिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिडोकेन फर्स्ट चॉइस, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और ब्रीथलेसनेस भी हो जाता है, पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, लिख लिया, ठीक, आगे इन्फेंटाइल बेरी, तो 3 टाइप के बताए थे आपको, वेट, ड्राई एंड इन्फेंटाइल। सीन इन अर्ली इन्फेंट एज 2 to 4 मंथ एज ड्यू टू थायमिन डिफिशिएंट मदर, बच्चे में खुद में कमी क्यों हुई, क्योंकि मदर में क्या थी, कमी थी, लिथार्जी हो जाएगा, थकान हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया बोल सकता हूं, तो एनोरेक्सिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होगा,
कन्वर्जन होगा यानी सीजर। यस, तो ये देखने को मिलेंगे मेनली। तो ये लिख लो एक बार। तो इन्फेंटाइल, वेट और ड्राई याद कैसे रखना है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्टेड होता है तो मेनली वेट रहेगा। और वेट यानी क्या होता है? गीला, इसलिए एडिमा हो रही है, इसलिए कार्डियोमेगेली हो रही है। जैसे वेट और ड्राई गैंग्रीन कैसे याद रखते हो? ऐसे रखते हो ना। अरे एडिमा फॉर्मेशन कौन से गैंग्रीन में होता है? वेट में, पता है ना? तो यहाँ पे भी वेट हो रहा है, उसमें कार्डियक सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है। ड्राई वाले में नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। और इन्फेंटाइल में इन्फेंट अफेक्टेड हो रहा है। तीनों चीज याद रख लो। इनका अगर आपसे पूछेगा तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का क्वेश्चन बनता है, बाकी कोई खास यहाँ से नहीं बनता कि या वेट या ड्राई बेरी होता है तो किस में होता है, कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। लिख लिया? थोड़ी स्पीड बढ़ा हुआ है, लिख लिया? ठीक है। नेक्स्ट आपके ये आ गया, हाँ रिंकल सेंस जो भी रिंकल क्या, वर्निक्स, यस। यार वर्निक्स वर्ड तो और कहीं पे भी आता है ना, वर्निक्स कैसियोसा। अच्छा ठीक है, वो स्प्रिंग मैच हो रही है इससे। वर्निक्स कैसियोसा पढ़ते हैं भाई अपन, स्प्रिंग सेम ही है क्या? अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। देखिए कौन सही है। वर्निक्स कैसियोसा पता है सबको क्या होता है? वाटरसन जेली। हाँ तो वर्निक्स ये स्प्रिंग होती है, वो अलग होती है, वो भी वाला होता है, ये डब्ल्यू चलो ठीक है भाई, हाँ ये लिख लो भाई। फिर आपका आ जाएगा वर्निक्स एंसिफिलोपैथी। अच्छा इसको वह मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिंकल्स एंसिफिलो रिंकल्स, ठीक है। डब्ल्यू को साइलेंट मानते हैं, जैसे रिंकल्स में मानते हैं ना साइलेंट, बट आपके अकॉर्डिंग उच्चारण क्या है इसका? वर्निक्स एंसिफिलोपैथी। यस ये ना, यस वर्निक एंसिफिलोपैथी। तो ये मेनली होता है अगर एल्कोहलिक पेशेंट क्रोनिक एल्कोहलिक का यूज करा तो उसमें थायमिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्निक्स एंसिफिलोपैथी होगी। और इसमें नर्वस सिस्टम मेनली अफेक्टेड होता है, और नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट? वर्निक्स एरिया। अब उसको भी क्या बोलना पड़ेगा आपको? वर्निक्स एरिया, सही है ना। एक ब्रोका एरिया फ्रंटल एंड में होता है और लेफ्ट में टेम्पोरल में क्या होता है? वर्निक्स एरिया, तो वो इसमें अफेक्टेड होगा। करेक्ट है भाई। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, प्लेजिया का मींस होता है वीकनेस, पैरालिसिस। यस, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया पढ़ते हो ना, हेमीप्लेजिया। तो प्लेजिया का मींस होता है वीकनेस, ऑप्थेल्मो मींस आई मूवमेंट या आई मसल्स। तो आई मसल्स की वीकनेस हो जाती है इस केस में, इसलिए अपन इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिया। अटेक्सिया आया था लूजनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स बोल सकते हैं, या एब्नॉर्मल कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स। एक से होता है मेंटल अल्टर हो जाता है, जैसे डिलीरियम बोल सकते हैं, बंदा पूरे होश में नहीं रहेगा। और पोलिन्यूराइटिस, एक से ज्यादा नर्व का क्या होती है? अफेक्टेड होती है इसमें, तो ये इसमें देखने को मिलते हैं। और ये प्लेजिया आ गया तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। एक तो भाई क्वाड्रिप्लेजिया, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू सीधा टर्म का आता है, हेमीप्लेजिया और पैराप्लेजिया, इनका पता आपको होना चाहिए, ठीक है। पैराप्लेजिया बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की मेनली वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस होता है। हेमी में क्या होता है? कभी भी हाफ करोगे वन साइड करोगे, वन साइड हाफ वाली गलती मत करना, ये गलती होती है आपसे। हेमी का मींस नॉर्मल आता है मानदेपन, सेमी रेमी, ठीक है। बट यहाँ वन साइड होगा, यानी हाफ साइड या वन साइड ऑफ द बॉडी का वीकनेस और पैरालिसिस। और क्वाड्री यानी तो चार चारों एक्सट्रीमिटी का क्या हो जाता है? वीकनेस। और ऑप्थेल्मोप्लेजिया यानी वीकनेस हो जाएगा ओकुलर मसल्स का, ओकुलर मसल्स का क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा। याद है नेस्टिगमस, रैपिड इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द आई आई बॉल, आई बॉल का जब क्या हो जाएगा? इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा, वो भी रैपिड, उसको बोलते हैं नेस्टिगमस। और ये अगेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द किसका? पिंटोइन का। बता तो रखा ट्रिक आपको, क्या बताइए, याद है किसी को? है हॉट मलिका, याद है ना? हाँ इसका क्वेश्चन आता है सीधा, हल्के में मत ले लेना। हॉट मलिका, हॉट मलिका किसका एडवर्स इफेक्ट होता है? फिंटोइन का। फिंटोइन कैसी ड्रग है? एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट होती है, प्रेगनेंसी में कौन इंडिकेटेड होती है? यस। हाँ तो ये इसका मेन जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि फिंटोइन का एडवर्स इफेक्ट है, कई बार पूछा गया। तो एच का मींस होता है हिर्सिटिज्म, हिर्सिटिज्म का मींस होता है फीमेल के अंदर एक्सेसिव हेयर का आना। जैसे दाढ़ी मूंछ किसकी होती है? नॉर्मल मेल की होती है, बट फीमेल के अंदर दाढ़ी मूंछ आ रही है, यानी वो क्या है? हिर्सिटिज्म। एच का मींस होता है हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी ऑफ द गम्स, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी ऑफ द गम्स। ओ का मींस होता है ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियो, कल परसों आया था वर्ड, विटामिन डी पढ़ रहे थे तब। ऑस्टियोमलेसिया यानी बोन्स का क्या हो जाना? सॉफ्टनेस हो जाना। टी का मींस होता है टेराटोजेनिक, और इसलिए अपन किस में नहीं देते हैं? प्रेगनेंसी में, इसलिए कौन इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में? फिंटोइन। टेराटोजेनिक में क्या कोच करेगी? इन्फेंट हाइड्रेटिन सिंड्रोम या डायलिटिन सिंड्रोम। यस, हाइड्रेटिन और डायलिटिन दोनों नाम किसके होते हैं? फिंटोइन के होते हैं। तो अगर एग्जाम में फिंटोइन की जगह डायलिटिन वर्ड आ जाए ना, तो भी वही चीज पूछी जा रही है, ठीक है। और हाइड्रेटिन वर्ड पूछे तो भी क्या समझना है? फिंटोइन ही समझना। इसलिए इन्फेंट हाइड्रेटिन या डायलिटिन सिंड्रोम देखने को मिलता है टेराटोजेनिक इफेक्ट में। एम का मींस हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ये विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की क्या करती है? कमी करती है। तो अभी तो बताया था आपको कौन सा एनीमिया होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ए का मींस का अटेक्सिया और निस्टिगमस, बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। अटेक्सिया आया था अभी वर्ड, निस्टिगमस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एल लिम्फेडेनोपैथी, सूडो लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है, MALI। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, सो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फिंटोन का एडवर्स इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, दोनों ऑप्शन में आते हैं, तो क्या क्या आना है? हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि इंसुलिन में रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी इंसुलिन प्रॉपर काम है, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ब्लड में बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। MALI, के का मींस विटामिन के की, यानी ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, हेमरेज होने का चांस होता है इसमें फिंटोन की वजह से। ए का मींस एरिथमिया भी कोज करती है, क्या कोज करती है? एरिथमिया। तो ये फिंटोन के साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दो, हाइपरट्रोफी ऑफ द गम्स और हाइपरग्लाइसीमिया, ये दोनों अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्रिसमस का ये भी पूछ सकते हैं, बट अभी तक ये दो पूछे गए हैं फिंटोन के एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट, इफ वर्निक सेंसिबल अनट्रीटेड देन प्रोग्रेस टू कॉस्ट ऑफ साइकोसिस, ये अभी बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है
कि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से एक प्रेग्नेंट फीमेल में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा साइकोसिस या सिंड्रोम या डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है? साइकोसिस, कोर्सकोप। यस, ये इरिवर्सिबल हो जाता है भाई, पहले इसको ट्रीट कर सकते हैं बट कोर्सकोप साइकोसिस होते ही ट्रीट नहीं होता। और साइकोसिस न्यूरोसिस का सबको पता है डिफरेंस का? सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनसाइट किसमें पाया जाता है? न्यूरोसिस में पक्का, हाँ एनआर है ना इनसाइट में। इनसाइट का मींस होता है सेल्फ अवेयरनेस, बंदा खुद एक्सेप्ट करेगा मेरी बीमारी है। साइकोसिस वाला मर जाए तो भी नहीं मानेगा कि मैं बीमार हूं या मेरी ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए साइकोसिस हमसे क्या होती है? डेंजरस होती है, सीरियस होती है। इनसाइट में जैसे एंजाइटी हो गई, फोबिया। अब आपको पता है किसे डर लगा है? जिसे नहीं डरना है उससे भी डर हो गया है, न्यूरोसिस है ना भाई। जिसे नहीं डरना उससे भी डर लगा है, आपको पता भी होता है कि इससे मेरे को क्या लगा है, यानी इनसाइट प्रेजेंट आप में, अवेयरनेस प्रेजेंट है। और भोपाल एमसी ने तो ये भी पूछा व्हाट इज फियर डेफिनेशन, तो इरेशनल फियर इज कॉल्ड फोबिया। यस, जिसका कोई रेशनल नहीं फिर भी उसका डर लग रहा है तो वही क्या है? फोबिया। ये फर्क है फियर और फोबिया में। अरे अभी सांप आ जाए तो उसका डर तो किसको नहीं लगता? सबको लगता है, वो फियर है। वो क्या है? फियर, उसको फोबिया नहीं बोलते अपन। बट यहाँ पे एक लाठी पड़ी, उसका ऐसे ही डर लगा, कोई लाठी चलाने वाला नहीं है, तो वो तो गलत है ना फिर तो कुछ नहीं कर सकते अपन। भाई कोई ऐसी चीज जैसे ये पिलर यहाँ खड़ा है, अब मेरे को फिर भी डर लगे कि गिर सकता है पास में जाने से पहले, तो फिर फोबिया हो जाएगा ना। जिस चीज का वास्तव में रेशनल नहीं फिर भी अपन को फियर है, तो वो क्या होता है? फोबिया। तो इरेशनल फियर इज कॉल्ड फोबिया। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछिए हमसे भोपाल ने, ये लिख लो भाई। अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर, लोराज़ेपाम। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो डायजेपाम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आईवी देते हैं डायरेक्ट, आईवी रूट से देते हैं लोराज़ेपाम बेस्ट। अब लोराज़ेपाम को मारना पहले कोई टाइम में डायजेपाम को बेस्ट प्रेफर करते थे, दिस इज वन इज बेंजोडाइजेपाइन। तो स्टेटस एपिलेप्टिक्स की ड्रग ऑफ चॉइस होती है लोराज़ेपाम या डायजेपाम, सीधा एमसीक्यू आता है। अगर इसकी जगह एपिलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे या एपिलेप्टिक सीजर की पूछे, कार्बामाजेपाइन। यस, सीबीजेड। और अगेन आपके मॉडल पेपर से पहले या उससे पहले वाले में आया था क्वेश्चन भी, किसकी और ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्बामाजेपाइन? है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की। यस, हाँ, तो दोनों जगह याद रखना ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मैंने किया मेंशन भी, देखो यहाँ लोराज़ेपाम ड्रग ऑफ चॉइस, स्टेटस एपिलेप्टिक्स 0.1 mg पर केजी आईवी देते हैं तुरंत पेशेंट को, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इसकी ट्रीट करने की। तो लिख लो यहाँ पे एड, इसलिए मैंने किया आपके लिए, ठीक है ना भाई। चलो, इंपॉर्टेंट चीज है वो मिस नहीं होनी चाहिए, वो भी लिख लेना। वैसे कई जगह लिखा हुआ भी होगा, अगर मॉडल पेपर में दिया तो मैं लिखा भी होगा वहां भी आपको, ठीक है। और इसके अलावा वहां भी तो लिखा था आपने जब पेशेंट के उसमें लिखा था ना, पोस्ट हेपेटिक एनाल्जिया पढ़ा था आपने, सिंगल स्टेज। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, अभी एक ही विटामिन हुई है B1 मात्र, अभी तो बहुत सारी करनी है। विटामिन B2 हीट स्टेबल होती है लाइट सिंगल स्टेज के अंदर, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है वहां भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है ना। चल लिया, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, अभी एक ही विटामिन हुई है B1 मात्र, अभी तो बहुत सारी करनी है। विटामिन B2 हीट स्टेबल होती है लाइट सेंसिटिव विटामिन होती है। आरडीए अडल्ट के लिए 2 mg पर डे के हिसाब से होता है, ये लिख लो 2 mg, और बच्चों में 1 mg। ये दोनों के लिए भाई एडल्ट मेल एंड फीमेल बोथ आर, दोनों के लिए सेम है। तो 2 mg पर डे और चाइल्ड के लिए 1 mg पर डे के हिसाब से होता है। इसका बेस्ट सोर्स होता है मिल्क, लीवर, एग और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, इनमें पाया जाता है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। इसका जो एमसीक्यू आता है आपके पास एक आएगा चिलियोसिस वाला, ठीक है। बाकी कोई एमसीक्यू यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए तो मुंह में छाले होते हैं तो कौन सी कैप्सूल लेते हो? बीकासूल। उसमें क्या होता है? उसमें विटामिन होती है, डी कॉम्प्लेक्स होता है वो, बट मेनली उसका पर्पस क्या होता है? B2 का, तो याद रहेगा। हाँ, तो बीकासूल जो कैप्सूल लेते हैं, जो मुंह में छाले होते हैं, अल्सर होते हैं, तो उसका रीजन ये होता है राइबोफ्लेविन की कमी से मान के चलते हैं, बट जरूरी नहीं वो किसकी वजह से हो रहा है। तो हमेशा आपको बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना टेस्ट, बिना दिखाए हुए नहीं लेना होता है, नहीं किसी को सजेस्ट करना होता है, ठीक है ना। पता चले कि कैंसर का अल्सर हो रहा है और आपको उसको राइबोफ्लेविन खिला रहे हो घर पे, तो गड़बड़ हो सकती है ना। जो डिजीज टाइम पे पकड़ी जानी चाहिए उसको क्या कर रहे हो? डिले। और ओरल कैंसर का क्या है अर्ली साइन? ये वर्ड आगे से पूछा पड़ा मेरे से, अर्ली साइन ऑफ द ओरल कैंसर है ल्यूकोप्लेकिया। क्या होता है? ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको का मींस व्हाइट, तो अंदर सर्किल बनते हैं व्हाइट कलर के, पिंक और व्हाइट कलर के, उसको बोला जाता है ल्यूकोप्लिया। और दिस वन इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ द ओरल कैंसर, ठीक है। पूछा गया एमसीक्यू है ल्यूकोप्लेकिया, लिख लो। जैसे पढ़ते हो ना लेरेंजियल कैंसर का अर्ली साइन क्या होता है? हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, उसी प्रकार पूछा जाता है ओरल कैंसर का अर्ली साइन क्या होता है? ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूको यानी व्हाइट, और प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है एक प्रकार का, लीजन बन जाता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। लिख लिया, ठीक है। लिख लो सोर्स। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं ए राइबोफ्लेविनोसिस। थोड़ा अगर आप चाहो तो मेरे ख्याल से यहाँ गैप दे लो, ए और थोड़ा स्पेस देके लिखो राइबोफ्लेविनोसिस, तो थोड़ा वर्ड आपके लिए इजी हो जाएगा। ए का मींस एब्सेंस मानते हैं, लेक मानते हैं, कमी मानते हैं, और किसकी कमी हो रही है? राइबोफ्लेविन की। तो ए राइबोफ्लेविनोसिस यानी आल्सो नाउन एज द राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी। तो राइबोफ्लेविन की क्या हो जाती है इसमें? डिफिशियंसी, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब थोड़ा इजी हो जाएगा मामला आपके लिए। इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है आपके? एंगुलर चिलियोसिस यानी क्रैक्स इन कॉर्नर ऑफ द लिप्स, और सबसे यूनिक फीचर इसका यही है जो आपसे पूछा जाता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, व्हाट इज स्टोमेटाइटिस? ऑरल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन में आएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक,
तो गड़बड़ मत करके आ जाना, पूछा गया है ऑलरेडी। और ये किसमें देखने को मिलता है, जिस पेशेंट की क्या चलती है, कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी का ये क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। यस, तो जिस पेशेंट की कैंसर की कीमोथेरेपी चलती है उसका एडवर्स इफेक्ट होता है स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस का मींस होता है स्टोमा, यानी स्टोमक मत मान लेना, ज्यादातर बच्चों से ये गलती होती है, ऑप्शन में भी देता है बंदा क्योंकि उसको क्या क्वेश्चन गलत करवाना है, ठीक है। तो वहां जाल बिछाया जाता है, आप किस में फंसो, कौन कौन फंसे उसमें। तो ऑप्शन आएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक, और आप तुरंत खुश हो जाते हो, जिसने पहले नहीं ध्यान नहीं सुना वो तुरंत करके आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक, तो गड़बड़ होती है। तो ध्यान रखना हमेशा, स्टोमक इन्फ्लेमेशन को तो अपन गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं ना, ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी, और इसी के साथ में एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। लिख लो फिर, एडवर्स इफेक्ट ऐड कर लेना चाहिए अगर आप करना चाहो तो, पूछा गया है इसलिए, ठीक है। ग्लोसाइटिस और जिंजिवाइटिस, दो वर्ड आते हैं, दोनों में आपसे मिस्टेक होती है। एक तो आता है ग्लोसाइटिस, यहाँ तो चलो लिखा हुआ है इसलिए सही कर सकते हो, दूसरा आता है जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस, ठीक है ना। तो ग्लोसाइटिस तो होता है इंफ्लेमेशन ऑफ द टंग, और जिंजिवाइटिस होता है इंफ्लेमेशन ऑफ द गम्स, ठीक है। हालांकि इसमें मेनली टंग का ही इंफ्लेमेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और टंग किस कलर की हो जाती है, मैजेंटा कलर टंग हो जाती है, मैजेंटा यानी अपन बोल सकते हैं रेड पर्पल पिंक कलर, यस, पर्पल और पिंक कलर उसको मैजेंटा बोला जाता है, तो उस कलर की टंग दिखाई देती है। और जियोग्राफिकल टंग सुना नाम, रेड बीफी टंग, वो तो आगे आ जाएगा एक तो, ठीक है। बट जियोग्राफिकल टंग किस में देखने को मिलती है, अरे बोल सब रहे हैं लेकिन कोई इतना ढंग से भी नहीं बोला कि यहाँ तक आवाज तो आ जाए, वैसे ही पढ़ा था क्या, किस में आया था, अपने नहीं पढ़ा कहीं, इनको कमेंट में आया था क्या, सोरियासिस और एजिमा में देखने को मिलती है मेनली जियोग्राफिकल टंग, यस। इसके अलावा विटामिन डिफिशिएंसी में भी हो सकती है, बट मेन अगर ऑप्शन में आया सोरियासिस तो सबसे प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में अगर वो नहीं एजिमा है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है, बाकी विटामिन डिफिशिएंसी भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल टंग। और रेड बीफी टंग पर्निसियस एनीमिया, ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग आता है ना, अरे आता है, क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, स्ट्रॉबेरी टंग स्कारलेट फीवर में, ठीक है, यस, हाँ। और स्ट्रॉबेरी वेजाइना है, आया था ना, क्वेश्चन आया था किसी में, आया था क्या, आया था ना, किसी को कंफर्म नहीं है, मॉडल पेपर में था, हाँ आया तो था कहीं, तो आया था मॉडल पेपर में था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कुछ टंग है ना, वो जीप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ग्लोसाइटिस क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, स्टोमेटाइटिस और म्यूकोसा देना, चिलियोसिस हो गया, लिप्स का क्रैक, एनीमिया तो देखने को मिल सकता है, विटामिन B2 लेना, B2 ट्रीटमेंट देख लो, टैबलेट 10 mg ओडी 1 महीने तक देते हैं अडल्ट के लिए। और अगर यहाँ पे ये लिख लो पहले आप, ठीक है। देखो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाली वो तो अटका लिया करो कहीं पे भी, ये स्ट्रॉबेरी टंग ये पूछा गया है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। और मेलर रेसेस हो गया, सबको पता है एसएलई में होता है ना, जिनको क्या बोल सकते हैं, बटरफ्लाई रेसेस, ठीक है। तो ये सीधे एमसीक्यू आते हैं यहाँ से, हाँ, क्या मेलर रेसेस और बटरफ्लाई रेसेस एसएलई सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस में, ठीक है, उसमें देखने को मिलते हैं। एरिथेमेटस में, ठीक है, उसमें देखने को मिलते हैं, बट अपन इंडोमेट्री में, हाँ मैंने बोला मेलर रेसेस, इनको बटरफ्लाई रेसेस भी बोलते हैं, बटरफ्लाई एसएलई में सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस में, यस। क्या क्या बोल रहे हो, किसका नाम, एसएलई, अच्छा टेबलेट का नाम है, टेबलेट तो विटामिन B2 के नाम से आएगी ना, राइबोफ्लेविन कोई सा भी ब्रांड हो सकता है, राइबोफ्लेविन है टेबलेट, ठीक है। हाँ अपने को साल्ट नाम याद रखना हमेशा, कभी भी ब्रांड में नहीं जाना, क्योंकि ब्रांड तो हर कंपनी का अपना अपना होता है। तो साल्ट इसमें मेनली क्या होगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है, बिल्कुल हाँ, इनको ये चीजें हाँ सही है भाई, टाइम पे पूछ लिया करो। अब आप सोचो ट्रीटमेंट किसका पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, फिर भी पूछा इन्होंने, हिम्मत किया ना, इतनी भीड़ में पूछने की हिम्मत ऐसी थोड़ी होती है, हैं? हाँ। चलो नेक्स्ट, विटामिन B3 नियासिन और निकोटिनिक एसिड, अगेन इंपॉर्टेंट, इसका सोर्स मेनली माना जाता है लीन मीट, और लीन मीट वह मीट होता है जिसमें फेट का कंटेंट बहुत कम होता है। एग्जांपल की बात करें तो बीफ, BWF होता है, BEF होता है, सही है। पोर्क, ये दोनों किस में आते हैं, लीन मीट में आते हैं, जिसमें फेट का कंटेंट बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं लीन मीट। लीन का मींस होता है दुबला पतला, पढ़ते हो ना, अरे एक क्वेश्चन आता है ना वाटर का, वाटर लॉस का, किससे ज्यादा वाटर लॉस होता है, या किसमें ज्यादा वाटर लॉस की रिस्क है, या फिर दूसरा आता है वेट का, कि ओबेज में या लीन बॉडी स्ट्रक्चर में आता है ना, तो ज्यादा रिस्क लीन वाले में होती है, उसमें एडिपोज टिश्यू नहीं है बेचारे के, बीच में क्वेश्चन या गति का काम करने वाली चीज ही नहीं है, तो जो ही फोर्स सप्लाई होगा हार्ट तुरंत क्या हो जाएगा, स्किन डैमेज हो जाएगी, अंदर की ब्लड वेसल्स डैमेज होगी, और उसको ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, बताया था, हाँ। तो लीन का मींस होता है दुबला पतला, यहाँ लीन मीट का मींस होता है जिसमें फेट का एडिपोज कम, तो वही तो अर्थ निकला ना, लीन बॉडी स्ट्रक्चर यानी जिसमें एडिपोज टिश्यू क्या है, कम है। और एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, कुशिंग प्रोवाइड कराना, बाहर से हार्ड सरफेस है, अगर गिरते हो तो पूछना मोटे आदमी को ज्यादा चोट लगेगा पतले को, किसको लगेगी, पतले को, किसको, हाँ अभी मोटा बोल देना, किसने बोला क्या, ये कंसेप्ट है, याद रखना है, मजाक वाली बात नहीं भाई, याद रख सकते हो ना भाई, अगर गिरेगा तो मोटे आदमी को चोट कम लगेगी कंपैरिजन टू, क्योंकि उसमें फेट है, एक तो आप किसी गद्दे पे गिरे हो, एक नीचे गिरे हो, किसकी चोट ज्यादा लगेगी, ठीक है, समझ गए कंसेप्ट। तो ये क्यों बता रहा हूँ, भेड़ चोट का सच को ऑलरेडी कि किसमें ज्यादा,
तो जब तक अपन नहीं पढ़ते हैं तो अपने दिमाग से सही करते हैं, अपन क्या करते हैं, जिसमें वजन ज्यादा उसकी बेड सोच जल्दी होगा, नहीं, जिसमें एडिपोज टिश्यू कम है उसके ज्यादा होगा। यस, हाँ। तो ग्राउंड नट मूंगफली, मूंगफली में भी होता है नियासिन, ड्राइड ईस्ट में भी भी होता है। आरडीए, अडल्ट में 16 to 20 mg पर डे देते हैं, चिल्ड्रन की बात करें 9 to 16 mg पर डे देते हैं, और प्रेगनेंसी में +2 कर देंगे, लैक्टेशन में +4 कर देंगे। यस, ये लिख लो। और वाटर वाला भी वही कांसेप्ट है, एडिपोज टिश्यू इंसुलेशन का काम भी करते हैं, हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट करते हैं। तो वाटर का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बेड सोर का पूछा जा चुका है। तो अब ही हाइपोथर्मिया का भी आ सकता है ना इस बार, तो कोई नई चीज थोड़ी होगी अपने लिए, नहीं होगी, क्योंकि अपने को कांसेप्ट क्या पता है। तो हमें पूछो आपसे कि हीट लॉस कौन से बंदे की जल्दी या पहले होगी, पतले की, क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू नहीं, इंसुलेशन का काम करने वाली चीज नहीं, ठीक है ना। यस, तो ये कांसेप्ट ऐसे जनरेट करते चलो आप, तो लिख लिया भाई, लिखो लिखो, ये है +2 और +4 ऐड कर देंगे लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ दी नियासिन, नियासिन के फंक्शन। क्या हुआ भाई, आप गुनगुना कैसे रहे हो, अभी तो टाइम हो गया 1 घंटा है, क्या हुआ, लिख लिया ना वो, और नहीं आ रही, एक बार देख करना, ठीक है, ओके, ये लिख लो, ये कोई ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं अपने। अब आएगा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट अब आएगा, इसकी में से कौन से डिजीज या डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी क्या वो आदत वैसे पड़ी हुई है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है ना मैं उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करता हूँ, ठीक है, हालांकि आप तो सभी लिख रहे हो, आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो मेरी बात, इसलिए बाकी अभी फंक्शन वाला ये इंपॉर्टेंट है, देखो मेटाबॉलिज्म तो करेगी क्योंकि कोएंजाइम का काम करती है, हेल्पफुल फॉर स्किन, इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम, और वेरी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू अगेन, कौन सी विटामिन है जो एलडीएल का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में कम करती है, नियासिन, ठीक है, थोड़ी स्पेस की कमी थी इसलिए पूरा नहीं लिख पाया मैं, चेक किया गया जो, ठीक है, तो डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड विच विटामिन, या ट्राइग्लिसराइड, नियासिन, ठीक है, एमसीक्यू यहां से बनता है डायरेक्ट, और ट्राइग्लिसराइड भी लिख लो, टीजी भी लिख लो आप, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए कौन सी विटामिन हेल्पफुल होती है, नियासिन, विटामिन बी3। उसके बाद में इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की इसमें कमी पाई जाती है, किसमें, मेज में, इसलिए इसको मेज ईटर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। 60 mg ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड टू 1 mg नियासिन, ये अगेन इंपॉर्टेंट, और एक्सेसिव ऑफ ल्यूसीन इन सच पॉपुलेशन अपीयर टू इंटरफेयर इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन, अगर ल्यूसीन भी जाता है तो भी गड़बड़ करता है, क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट नहीं होने देता किसमें, नियासिन में। तो यहाँ पे 2-3 एमसीक्यू बनते हैं, पहला एमसीक्यू ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, और सेकंड पेलेग्रा इसकी कमी से होता है, इसको मेज ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, और ये किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से बनता है, 60 mg से 1 mg नियासिन बनता है, ठीक है, बस ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है तो लिख लो। तो राइस ईटर, मेज ईटर आगे अपन सीरियल्स में, पल्सेस में वो भी एक साथ देख लेंगे, जो डिफिशियंसी किसमें किसकी कमी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एग में किसकी कमी होती है, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन सी की, बता रहा ना आपको, ठीक है, ये एक साथ और लिखा दूंगा मैं, बता रहा, याद नहीं अलग बात है, ठीक है, मिल्क में जैसे आयरन की कमी होती है, मेज में ट्रिप्टोफैन की होती है, पल्सेस में, उसमें राइस में किसकी होती है, अमीनो एसिड की, कौन सी की, लाइसिन, लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होती है किसमें, राइस में और सीरियल्स में, ठीक है, तो वो एक साथ लिख लेंगे अपन जो डिफिशियंसी है। इसके अलावा डाइट में भी बाकी है, जो स्पेसिफिक डाइट है वो कंप्लीट अपन को देखनी है, क्योंकि डाइट का 1 या 2 एमसीक्यू पक्के होते हैं नॉर्सेट में, और सभी जानते हो बोन बोन से क्या बनता है, गड्ढा बनता है, हर एक क्वेश्चन जुड़ती है तो क्या बनेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे, हैं, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन, क्योंकि भाई सेम नंबर का होगा ना, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, तो हर एक क्वेश्चन का उतना इंपॉर्टेंस आपका सिलेक्शन करवाने में, तो इसलिए अपन को पढ़ने तो हर चीज पड़ेगी ना, ठीक है, लिखो, उससे ये फायदा हो जाएगा एक साथ लिखवाने से कि आपको उस स्लाइड को या उस आपके नोट्स को एक साथ पढ़ सकते हो आप, ठीक है, तो लास्ट में एक साथ लिखवा देंगे। एक हाइपर सेंसिटिविटी की भाई मैंने ट्रिक बनाई हुई है मेरी, विद एग्जांपल वाला, वो लाइव क्लास में डिमांड की थी बच्चों ने, इसलिए उनके लिए बनानी पड़ी थी, तो याद दिला देना, लास्ट में एक साथ बता दूंगा आपको, ठीक है, उन्होंने स्पेशल डिमांड की इसलिए बनाई थी मैंने, एक दो ऑफलाइन में भी आपसे पहले वाले किसने पूछा था नीचे, तो मैंने कहा ठीक है बताता हूँ, बेचारी बोला कि तो पता नहीं यूट्यूब पे देखा कहीं देखिए नहीं देखी वापस, ठीक है, लेकिन बाकी लाइव वालों ने भी डिमांड की तो इसलिए मैंने एक साथ बना रखी है काफी सारी, वो अपने इंटीग्रिटी में आता है ना इसलिए बनानी पड़ी, आता है ना, एसएलई में कौन सी होती है, टाइफाइड होती है, ठीक है, एजिमा में कौन सी, टाइफाइड होती है, इसलिए वहां पे जब पढ़ा था ना उस टाइम बनाया था, ठीक है, लिख लो, लिख लिया सभी ने, जवार और मक्का है, मेज और जवार सबने देखा होगा, खाया भी होगा, हाँ, कॉर्न है, कॉर्न मेज को बोलते हैं ना, मेज का जो भुट्टा होता है कौन बोलते हैं उसको, अरे अभी तो है टाइम उसका, हाँ, चलो ठीक है नेक्स्ट, हाँ भाई, अरे इतना क्या लिख रहे हो, 3 तो बातें पूरी है, पेलिग्रा आ गया, ये आ गया, थोड़ी शॉर्ट सेम टू सेम लाइन टू लाइन लिखते होगा, अपनी थोड़ी उस हिसाब से लिखा करो नोट्स, है, लाइन टू लाइन उतारते पूरे, वो तो अच्छा मैं नहीं लिखता बीच में, वरना है, ठीक है, लिखे ना, नेक्स्ट पेलिग्रा, इसमें डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और केसले नेकलेस, अगेन इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाएगा इंजेक्शन 50 mg बीडी 7 डेज के लिए, तो इंजेक्शन का नाम भी वही रहेगा, ठीक है, कौन सा, नियासिन, 7 दिन के लिए देते हैं, ठीक है, इसमें जीआई सिस्टम अफेक्टेड होता है, डेमेंशिया यानी नर्वस सिस्टम, डर्मेटाइटिस में हो गया आपका इंटीग्मेटरी स्किन बोल सकते हैं,
और ये भी नेक में देखने को मिलता है, ठीक है, यानी स्किन में भी देखने को मिलता है। 50 mg BT के हिसाब से 7 डेज तक इसका ट्रीटमेंट अपन देते हैं पेशेंट को, ठीक है। और टेबलेट भी दे सकते हैं भाई, 100 mg BT फॉर 3 वीक 21 डेज, ठीक है। अलग अलग से लिखा हुआ है केस ले नेगलेक्ट, तो इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है। बाकी 4D डेट भी लिख लो ना, यहाँ लिख लो, वरना ढूंढोगे कि यार एक डी और बताया था वो कहाँ गया, यहाँ 4D भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लिख लिया भाई पीछे वाले, ठीक है। वो पीछे अंधेरा कैसे रहता है? अच्छा है, अच्छा कोई बात, अच्छा पीछे स्लाइड को बोल गया ना आपके, तो दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ बस पूछ लिया करो, लिख लिया करो, ये बात। चलो ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलो 2 लाइन बोल देता हूँ आपके लिए अभी का लिख, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठीक है। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, तो ठीक है, ये बात है। तो पीछे वालों के लिए स्पेशली बोलनी पड़ेगी भाई कि वो थककर ना बैठे, ठीक है। बहुत कुछ हासिल हो सकता है आपको भी, ठीक है। चलो चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट। इतने तो काफी यार, आधी क्लास हो गया, आधी हो जाएगी, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन आते हैं क्या दिखता है। पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B3 के बाद में इंपॉर्टेंट आती है पेंटाथोनिक, इसका एक एमसीक्यू बनता है बर्निंग फिट सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका बर्निंग फिट सिंड्रोम वाला ये इंपॉर्टेंट है, और आप ब्रैकेट में डालना इंपॉर्टेंट करके। बाकी पेंटाथोनिक एसिड की बात करें तो बायोसिंथेसिस ऑफ द कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। सोर्स लीवर, किसका लीवर? फिश का लीवर, और व्हीट जर्म में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, ठीक है, इनमें पाया जाता है। बर्निंग फिट सिंड्रोम वाला लिख लेना, और नोट करके और लिख लो भाई, कहीं गड़बड़ करके आओगे। और आप अगर विटामिन B5 ऑप्शन में नहीं है तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? B6 को। इफ B5 एंड B6 both are available in option, then vitamin B5 is correct. Yes, B5 और B6 दोनों ऑप्शन में, तो आपको B5 को क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है, करेक्ट होगा। बट अगर B6 नहीं है, सॉरी B5 नहीं है, तो B6 कर देना फिर तो, ठीक है, क्योंकि ये कई जगह कंफ्यूजन वाला मामला चल रहा है बर्निंग फिट सिंड्रोम का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने B5, ठीक है। हाँ, इफ B5 एंड B6 both are available या present in option, then B5 is correct. हाँ बोलो किसके? then vitamin B5 is correct. रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। इफ विटामिन B5 एंड B6 बोथ आर अवेलेबल इन ऑप्शन या प्रेजेंट इन ऑप्शन, ठीक है, देन विटामिन B5 इज करेक्ट। समझ तो गए ना आप सब? अरे हिंदी में बोल देता हूं कि B5 और B6 अगर दोनों ऑप्शन में है तो अपने को सही कौन सा करके आना है? B5 करके आना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कि बर्निंग फिट सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू, ये तो थोड़ा बहुत तो पूरा लिखोगे, अभी मैं तो लिख दूंगा, आप टाइम लगाओगे लिखने में भाई। बर्निंग फिट सिंड्रोम के लिए लिखा, नोट करके, ठीक है। तो इतना तो वहां पढ़ोगे, बर्निंग फिट सिंड्रोम तो साथ लिखा हुआ है, तो आप सोच सकते हो ना, लिख लो भाई। बर्निंग फिट सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ऐड कर लो, इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है। अब तो समझ आओगे आराम से। और एक और क्या बोलते हैं भाई? रेफरेंस प्रोटीन। बायोलॉजिकल रेफरेंस प्रोटीन किसको बोलते हैं? एग को। पढ़ चुके हैं, आगे भी आ जाएगा, लेकिन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या आता है? एमसीक्यू आता है, ठीक है। नेट वैल्यू किसकी होती है सबसे ज्यादा? एक की होती है। 60 ग्राम का एक अंडा होता है, जिससे किलो कैलोरी कितनी मिलती है? 70 किलो कैलोरी। अप्रोक्सीमेटली नियर बाई दी 100 ml ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क 67 से मिलती है, इससे कितनी मिल जाती है? 70 किलो कैलोरी। तो ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, ठीक है। लिख लिया, चलो आगे। पाइरोक्सिन विटामिन B6 फंक्शन देख लो पहले तो। मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यानी कोएंजाइम का काम करती है। नर्वस सिस्टम, प्रेगनेंसी एज एंटीमेटिक की तरह बीच में यूज करते हैं अपन। पूछा गया एमसीक्यू है कि विच विटामिन यूज एज एंटीमेटिक फॉर द या इन प्रेगनेंसी, तो विटामिन B6 और पाइरोक्सिन। कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन, वेरी इंपॉर्टेंट। नियासिन में ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो रहा था, तो ल्यूसीन तो क्या कर रहा था? वहां इंटरफेयर कर रहा था ना, बट ये वहां पे क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये भी इसका एक फंक्शन हो गया, यानी ट्रिप्टोफैन से जब नियासिन बनती है तो उसमें मेन हेल्प किसकी होती है? पाइरोक्सिन विटामिन B6 की। बट ल्यूसीन वहां पे क्या कर रहा था? इंटरफेयर करता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लिनोलिक एसिड टू आर्चिडोनिक एसिड, और बोथ आर एसेंशियल फैटी एसिड। यस, ऑल। लिनोलिक आ गया, लिनोलेनिक होता है और आर्चिडोनिक होता है, तीनों एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। तो लिनोलिक एसिड से आर्चिडोनिक एसिड बनने में भी हेल्प करती है पाइरोक्सिन। नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ द हीम, इसलिए अपन पढ़ते हैं, फिर इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। B6 की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में ये हेल्प करती है। ये लिख लो भाई। एंटीडोट की तरह यूज लेते हैं किसमें? आइसोनियाजाइड में। और इसके एडवर्स इफेक्ट तो आ रहे होंगे मेरे ख्याल से सबको। आईएनएच के अरे बता रखा आपको। आई का मींस नहीं बताया, पक्का आएगा, एमसीक्यू एक्टिविटी से। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई का मींस होता है इनसफिशिएंसी ऑफ विटामिन
B6 कोच कर रही है ना, अरे INH क्या कर रही है, B6 की कमी कर रही है। N का मींस न्यूरोपैथी, और कौन सी न्यूरोपैथी, पेरिफेरल, कौन सी न्यूरोपैथी कोच करती है, पेरिफेरल, क्योंकि B6 की कमी होगी तो अपने आप ही क्या होगी, न्यूरोपैथी होगी। देन आफ्टर H का मींस होती है हिपेटोटॉक्सिक, हिपेटोटॉक्सिक, ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं किसके, आइसोनियाजाइड के। जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है या ड्रग ऑफ चॉइस होती है पल्मोनरी टीबी की, ये पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट से पूछा जाता है ऑलरेडी, ठीक है, वो टॉक्सिसिटी का पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन की कमी होती है। तो ये 3 आईएन से याद रखना है, नहीं कोई चीज नहीं याद करनी, इससे अपने तीनों याद हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारे होते हैं बट मेनली इससे तीनों याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आर से रिफाम्पिसिन में आ रहा है तो रेड ऑरेंज कलर यूरिन या बॉडी सिक्रेशन, इथाम्बुटोल में ई आ रहा है तो आई टॉक्सिसिटी, उसी प्रकार इसमें आईएनएच आ रहा है तो तीनों हो जाएंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन टेराटोजेनिक इफेक्ट कोज करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है, यस। और कौन सी बची भाई, पायरोजिनामाइड हाइपरयूरेसिमिया कोज करती है, गाउट कोज करती है, हो गई ना फर्स्ट लाइन की तो। और बाकी सभी बैक्टीरियोसाइडल होती है एक्सेप्शन इथाम्बुटोल, वो बैक्टीरियो स्टैटिक होती है, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस में पढ़ते हो। बाकी सभी कौन से होते हैं, आरएनए डीएनए, बट हेपेटाइटिस बी, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन एक्सेप्शन से भी, ठीक है। ये लिख लिया ना, इसका आगे भी लिख लो। 1.5 mg डे, मेल में फीमेल में लगभग सेम होता है, प्रेगनेंसी में 1.9 हो जाएगा और लैक्टेशन में 2 mg पर डे, 2 mg पर डे, ठीक है। लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में नॉर्मल से ज्यादा होता है विटामिन B6 या पायरिडोक्सिन, ठीक है, 2 mg पर डे के साथ, ये लिख लो आरडीएस का। फार्मा में कंप्लीट हो गया ना आपके, तो फार्मा आपके बेच में चल रही है अभी, हो गया कंप्लीट, तो रीजन नहीं करते, क्या करते हो। अब ये टॉपिक अपन किसमें कंसीडर करें तो इंपॉर्टेंट है, जैसे चाहे डिजोक्सिन मानो, एड्रेनलिन मानो, एट्रोपिन मानो, यस भाई, चाहे एटीटी मानो, चाहे पढ़ो कहीं पे भी, लेकिन नोट सेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जहां भी पढ़ते हो ना ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ लिया करो। तो काफी सारे बच्चों की एक क्वेरी रहती है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं, अरे सब्जेक्ट के जमेले में क्यों पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट चीजों का जब पता तो फिर क्या चाहिए भाई, किसी भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन तो वहां से आया ना, ठीक है। अब कहीं फार्मा पढ़ ली वो एमएसएन छोड़ दी, वो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, उसे क्या लेना देना, जो चीज आएगी वो अपनी चाहे कहीं पे भी पढ़ो भाई, एटीटी आप एमएसएन में भी आ सकती है, ट्रीटमेंट में फार्मा में भी आ जाती है आपके, दो जगह तो आती है ना। अब पढ़ो कहीं पे भी अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है, पता नहीं बता दिया आपको तो मान लो कम से कम इतनी बात हो है, तो उसको ढंग से पढ़ लो ना जहां पे पढ़ रहे हो चाहे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से करो, ये बात है। सोर्स फिश लीवर मिल्क एक बनाना, और बनाना और इसके अलावा किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, पोटेशियम का, ठीक है, याद रखना पोटैटो बनाना, स्ट्रॉबेरी, ये पूछा गया। एनीमिया इसकी कमी से हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, इसमें भी आरबीसी की साइज छोटी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा आयरन डिफिशियंसी में भी क्या होगी, साइज छोटी होगी, ठीक है ना, इसलिए माइक्रोसाइटिक दोनों में। पेरिफेरल न्यूराइटिस या न्यूरोपैथी एक ही बात है, ठीक है ना। पेरिफेरल न्यूराइटिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलता है ड्यू टू द विटामिन B6 डिफिशियंसी, पेशेंट इन आईएनएस थेरेपी, उसमें मेनली इसकी कमी देखने को मिलती है। नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, ये अर्ली साइन भी हो सकता है इसका, टिंगलिंग सेंसेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी का अर्ली साइन भी हो सकता है, ठीक है, लिख लो। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके भी हो सकता है इसकी कमी, ठीक है। तो आईएनएच का तो काफी बात पूछा गया, हो सकता है ये पूछ ले, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आईएनएच ये इसकी कमी से हो सकती है, न्यूरोपैथी तो होता है बाकी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप ये नोट कर लिया करो, चाहे कहीं पे बताया आपको। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आप उसमें पढ़ते हो, कम्युनिटी में पढ़ते हो ना, तो वहां पढ़ोगे भी उसके साइड इफेक्ट के रूप में आ सकता है कि B6 की कमी होती है, हो सकता है ना। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, तो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो वहां पे भी अपने को नोट कर लेनी होती है, बाकी तो पूरा सिलेबस है वो तो साथ है, वो तो अपन नर्सिंग पढ़ के हैं 4 साल, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग से तो भाई क्वेश्चन तो आएगा नोट सेट का तो पक्का आता है ना, हाँ, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। अब आप किस ढंग से पढ़ के आप टाइम पे रिवीजन करते हो या नहीं करते हो वो अलग बात है, अगर नहीं किया तो टाइम रहते रिवीजन कर देना एक बार पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी जो चीजें आपको बताई जाती है। टॉक्सिसिटी ऑफ द पायरिडोक्सिन, चलो कमी की वजह से तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही थी, लेकिन इसका एक अजीबो गरीब उदाहरण और है, अगर ज्यादा होती है तो भी ये न्यूरोपैथी कोज करती है, यस। तो टॉक्सिसिटी की वजह से भी न्यूरोटॉक्सिसिटी कोज करती है, जैसे विटामिन ए ज्यादा होने पे नुकसान कर रही थी, इसके अलावा विटामिन राइबोफ्लेविन B2 भी एक्स्ट्रा हो रही थी, नुकसान कर रही थी, और देन आपने न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। और कौन सा पढ़ा था आपने, विटामिन डी भी एक्सेसिव होने पे हाइपोकैल्सियमिया कोज कर रही थी, नुकसान कर रही थी ना, हाँ। तो अगेन विटामिन B6 भी न्यूरोटॉक्सिसिटी कोज करती है एक्सेसिव होने पे, तो जितनी चाहिए उतनी लेनी होती है, ठीक है, लिख लो भाई। एनीमिया का ध्यान रखना, मेनली एनीमिया विटामिन B2 की कमी से भी होता है, B6 की कमी से भी होता है, देन आफ्टर B9 की कमी से भी होता है, और B12 की कमी से। अब एक कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को ये था कि मेगालोब्लास्टिक दोनों की कमी से होता है, तो रियल ये है कि परनीसियस है तो आपको प्रायोरिटी देनी है B12 को, ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक है तो फोलिक एसिड को प्रायोरिटी देनी है। बट अगर फिर भी पूछे साइज में तो मैक्रोसाइटिक होते हैं बहुत, कौन से, परनीसियस एंड मेगालोब्लास्टिक, ठीक है। बाकी तो भाई आप समझोगे क्या किस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्या ऑप्शन आते हैं वो थोड़ा फर्क हो जाएगा, ठीक है। बायोटिन विटामिन H, इसको B7 भी बोलते हैं, जिसमें मेनली सल्फर पाई जाती है, इसके अलावा सल्फर और किसमें पाई जाती है, प्याज में पाई जाती है, ऑनियन में, इसलिए
जब प्याज को आप काटते हो तो आंसू किसके आते हैं? प्याज के आपके? वो किसकी वजह से आते हैं? इसकी वजह से, सल्फर की वजह से। यस, तो सल्फर होती है विटामिन B7H में। अरे आता है ना जी, वो क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड का क्वेश्चन,